ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें बोर्ड एग्जाम में अवॉइड करनी चाहिए, आंसर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो यस, आई एम तेजस्विनी हियर और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में अवॉइड करनी चाहिए और आंसर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि कौन कौन से मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम के एक दिन पहले भी न्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं। मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप एग्जाम के एक दिन पहले कुछ भी न्यू टॉपिक्स ना पढ़ें, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसी का मल्टीपल टाइम रिविजन लगाएं। इससे क्या होता है कि जो भी बच्चा न्यू टॉपिक्स पढ़ता है उसको इमीडिएटली तो कुछ याद होता नहीं है, लेकिन जो भी अभी तक उसने पढ़ा है वो भूल सकता है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले देर रात तक अपनी स्टडी करते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ये होगा कि आप कोशिश करें कि उस दिन आप जल्दी सो जाएं और सुबह अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि सुबह आपका ब्रेन जो होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और जो भी आपने पढ़ेंगे आप या रिवाइज करेंगे तो वो जो है लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। दूसरी चीज ये है कि एग्जाम कल है और बहुत ज्यादा बच्चे सफोकेटिंग सा फील करते हैं कि इतना पढ़ना है, इतनी चीजें रिवाइज करनी है, लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। तो क्या करें, मैं क्या करती थी कि जब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत ज्यादा रिवीजन करना है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मैं अपना फेवरेट टॉपिक उठाती थी जो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि रिवीजन तो सभी का करना है। तो इससे क्या होता था कि मैं अपना फेवरेट टॉपिक लेकर बैठती थी तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगता था, फिर ऐसे मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती थी। दूसरी चीज ये है कि बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं तो वो अपना सोल्यूशंस चेक करते हैं कि उन्होंने कितना सही किया है, कितने गलत किए हैं। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हाँ, जब पूरे बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो आप तब अपने सोल्यूशंस को चेक कर सकते हैं। हाँ, आगे ये है कि आप पूरी प्रिपरेशन करके जाए। पढ़ना तो है ही, प्रिपरेशन का मतलब ये है कि एग्जाम सेंटर कहाँ है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत सी बार हुआ है कि मैं एग्जाम सेंटर में कई बार देर से पहुंची तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता था और दिमाग में वही वही चलता रहता था 5-10 मिनट तक, तो कि इतनी लेट हो गए हो। तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप अपने मन को शांत रखिए और सारी प्रिपरेशन करके जाइए। जो भी आपको चीज चाहिए यानी कि पेन, पेंसिल, रबड़ वगैरह, तो आप उसकी पहले से ही रात में ही प्रिपरेशन कर लें। आगे ये है, बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जंग लड़के आ गए हैं, अब तो फोन चलाएंगे और सुबह स्टडी करेंगे। तो ऐसा नहीं करें। ठीक है, अगर आप एग्जाम दे के आए तो थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए, लेकिन आप उस दिन अपना टाइम शेड्यूल तो बना सकते हैं ना कि अभी 4 दिन है एग्जाम को, तो किस किस चैप्टर, कितने कितने चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। दूसरी चीज ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आंसर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो आंसर शीट मिलती है तो आप उसमें मार्जिन छोड़ें। दूसरा ये है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ भी यही हुआ था कि उसने क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं किया और उसने थोड़ा सा पढ़ा और उसने इमेजिन कर लिया हाँ ये तो याद है मुझे, इस चैप्टर का है, और उसने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। जब लास्ट के 5 मिनट्स बचे तब उसने अपनी कॉपी रीचेक करी तो उसने क्वेश्चन देखा तो वो क्वेश्चन दूसरा था, तो फिर उसने उसको कट करा, फिर वापस से उसने लिखा। मैं चाहती हूँ ये मिस्टेक्स आपके साथ ना हो। आगे देखते हैं। और आंसर राइटिंग जब आप करें तो ज्यादा काटापीटी ना करें, नीट और क्लीन होना चाहिए। और एग्जाम में खैर जो आपकी राइटिंग है वो तो मैटर करती है, उससे ज्यादा मैटर करता है स्पीड, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर होते हैं बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। मान लो अगर आपको आते भी हैं तो बहुत ज्यादा उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो आप स्पीड का ध्यान रखें। दूसरा ये है कि बच्चे जो है ओवर एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर देते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको याद है लेकिन वो 2 मार्क्स का, तो वो पूरा ही लिख देते हैं। तो फिर आगे जाके क्या होता है, जो 5 या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कम लिख पाते हैं या उनसे जो क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो। इसके अलावा अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप सेक्शन वाइज पेपर को अटेम्प्ट करें, यानी कि मान लो सेक्शन 1 आप कर रहे हैं तो सेक्शन 1 का पूरे क्वेश्चंस आप करिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सेक्शन 1 के 2-3 क्वेश्चन कर लिए
फिर सेक्शन बी पे उसके 2-3 कर लिए। तो ऐसा ना करें, भले आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप उसका स्पेस छोड़ दीजिए। जैसे कि मान लो अगर मुझे सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है और उसमें एनालिटिकल पैराग्राफ है तो मैं उसका एक पेज पूरा छोड़ देती थी, देन सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करती थी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, दूसरा ये है, क्या कोशिश कीजिए कि 10 या 15 मिनट आपके पास बचे कॉपी रीचेक करने के लिए। इसके अलावा ये है कि आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप अंडरलाइन करें पेंसिल से, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पूरा आंसर पढ़े। तो वो क्या देखता है कि बच्चे ने क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को प्रॉपर लिखा या नहीं लिखा है। हाँ, इसके अलावा मैं तो यही करती थी कि थ्योरी को कम करके मतलब पॉइंट वाइज आंसर लिखती थी, और अगर हो सके पॉसिबल तो आप स्ट्रक्चर से अपने आंसर को शो कर सकते हैं। यानी कि ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि लाइक फैक्टर रिलेटेड, यानी कि ऐसे प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताना है, तो आप उसमें स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं। और ये तो सभी की प्रॉब्लम है कि मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो याद ही नहीं आ रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिख के ही आना है, छोड़कर कुछ भी नहीं आना है। मान लो अगर आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी हो, जो भी आपको याद है तो लिखना ही है। दूसरा ये है कि अगर आप आंसर राइटिंग मतलब आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा, उसके नीचे आप 2-3 लाइन छोड़ें, उससे क्या होगा, आपकी कॉपी जो है नीट एंड क्लीन दिखेगी। ये थी कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहती थी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू।